चलिए हम लोग को आगे देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम को हम कितने क्लासिफाई करते हैं, तो इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है जैसे उनके स्टेट के आधार पे, तो एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम को हम क्लासिफाई करते हैं एक तो ऐसे कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। अब एक बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है भाई। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जान लें। इसमें सिर्फ उनका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता हो, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या फिर लिक्विड से गैसियस में, गैसियस से लिक्विड में, बट उनमें किसी भी तरह का केमिकल चेंजेस ना आते हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल देख ले, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। यानी ओनली स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज एट इक्विलिब्रियम, यानी वन स्टेट चेंज इनटू अनदर स्टेट। मतलब आप ऐसे कहें कि ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। एग्जाम्पल हम ले लें, कोई केमिकल, नो केमिकल प्रोसेस, किसी भी तरह का उसमें केमिकल प्रोसेस नहीं होगा। केमिकल प्रोसेस का मतलब कहीं भी कोई बॉन्ड टूटे नहीं और कोई बॉन्ड नया बने नहीं, सिर्फ उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड से H2O गैसियस यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए। सपोज कीजिए कि इनके बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, वाटर तो वाटर, रिएक्टेंट भी वाटर, प्रोडक्ट भी वाटर, बस इनका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। यानी ऐसा कोई इक्विलिब्रियम हो जिसमें कि कोई एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, उनके बीच इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता हो, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे सपोज कीजिए कि एक डब्बा लें, इसमें पानी थोड़ा सा रख दें और एक ढक्कन से ढक दें। क्या होगा, इसके वेपर बनेंगे। शुरू में वेपर ढेर सारे बनेंगे और बाद में क्या होगा, वो वेपर यहां कॉन्डेंस होंगे और फिर वही वेपर जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये कॉन्डेंस होकर के फिर ड्रॉप के फॉर्म में नीचे गिरेंगे। जब पानी आप रखिएगा ना, तो शुरू में देखिएगा कि इस वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो थोड़ा सा डाउन हुआ। डाउन क्यों हुआ, क्योंकि जब हम ढके थे शुरू में, तो उस समय रेट ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा था और कंडेंसेशन का रेट कम था। यानी रिवर्स डायरेक्शन में इसका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट ज्यादा था और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट कम था। एक समय आया कि ये एयर जो है जितना वेपर रख सकता था रखा, सेचुरेट हो गया, तो अब उसके बाद जो भी वेपर बनेगा, वेपर वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर यहाँ जाके कन्वर्ट मतलब कंडेंस होगा और फिर ये लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल, और इस स्टेज को हम लोग कहेंगे कि यहाँ वाटर का फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। कोई केमिकल चेंजेस नहीं, कोई बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन एस्टेब्लिश होता है, यानी अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
और वहां पर जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो तो उसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। और बाकी उसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। दूसरा होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है। अब हम देख केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब हम लोग क्या बोले थे कि व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन is called chemical equilibrium. For example, सपोज कोई भी हम एग्जांपल ले लें, HI ले लें, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटता है, इनके बीच केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो ये जितने भी केमिकल प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो तो इसको कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक और हम लोगों से पूछा जाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा क्लासिफिकेशन अदर क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहां क्या होगा, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहां पर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं सब के सब कोई एक ही फेज में एस्टेब्लिश होते हैं। तो ऐसे को कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। मतलब जितने रिएक्टेंट हैं प्रोडक्ट हैं सब के सब कोई एक ही फेज में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यानी ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स are present in the same phase is called homogeneous equilibrium. इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं बात को। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पे N2 गैसियस स्टेट में है, H2 गैसियस स्टेट में है और 2NH3 ये भी गैसियस स्टेट में है। यहां जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ सब के सब गैसियस स्टेट में है। ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ। समझ रहे हैं बात को। दूसरा देखते हैं, सपोज करें कि हाइड्रोजन हम ले लें गैसियस स्टेट में, आयोडीन भी गैसियस स्टेट में ले लें और तब जो दो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा ये भी गैसियस स्टेट में होगा। तो ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा। सब के सब एक ही स्टेट में है। मान लीजिए कोई लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में है तो हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए CH3 COH प्लस आप ले लें C2H5 OH, इनके बीच इक्विलिब्रियम बन रहा है CH3 CO O C2H5 प्लस H2O, सब के सब लिक्विड स्टेट में है। ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। क्लियर है।
या तो गैसियस हो तो सब गैसियस हो, लिक्विड हो तो सब लिक्विड हो, सिंपल सा बात, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन यदि सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स या कुछ उसमें से रिएक्टेंट या कोई एक आध रिएक्टेंट या दूसरा कोई एक आध प्रोडक्ट कोई दूसरे फेज में स्टेब्लिश हो, दूसरे फेज में रहता हो, तो ऐसे मतलब इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटा मोटा बात है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी when all the reactant or product are not present in same phase, then it will be called as heterogeneous equilibrium. समझ गए बात को? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, ये सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, ये भी सॉलिड होता है, प्लस CO2 ये गैसियस होता है। इनको यदि आप क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन कराएं तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, एक कंपोनेंट डिफरेंट टाइप का है, सारे के सारे कंपोनेंट एक ही फेज में नहीं है। फेज मतलब स्टेट, माने फिजिकल स्टेट उनका, ये देखिए सॉलिड फेज में है, सॉलिड फेज में है, गैसियस फेज में है, तो सब के सब डिफरेंट में है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आप नोट कर लीजिए। चलिए जी, मिटा दें। एक चीज और देखें, हम लोग को आगे पढ़ता है लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन से पहले हमको एक वर्ड, एक टर्म को जानना है, दैट इज एक्टिव मास। व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास क्या होता है? इन जनरल हम लोग एक्टिव मास को हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब इन जनरल इट इज कंसीडर्ड एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इन जनरल एक्टिव मास is considered as molar concentration. मोलर कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज का एक्टिव मास को हम लोग बोलना हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। बट एक्चुअली यदि एक बात बताएं, मतलब कहा जाए कि ये हर जगह मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ही टर्म में होगा एक्टिव मास, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब डीप में जाके देखें तो एक्टिव मास हमेशा मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप एक बात समझें, देखिए क्या है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि हमको कहना है कि एक्टिव मास ऑफ, यहाँ कोई रिएक्शन है ए और
ये बी में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट। इसका एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए, इसको हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी हम लोग जनरली कहते हैं कि इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा देख लीजिए तो समझ जाइए कि ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है इसका, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में, यही ना मोलरिटी है, इसके बारे में बात कर रहा है नॉर्मली। अब ये डिफरेंसेस कहां पे है इसको देख ले, रब कर दे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक की बातों को हम लोग समझ गए। अब देखिए एक बात बताएं, एक्चुअली एक्टिव मास होता क्या है, क्यों इसको जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही कहना था तो एक्टिव मास इसको क्यों बोले। इसको ऐसे समझें हम कि मोलर मतलब एक्टिव मास का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री मोलेकुल और आयंस, एक्टिव मास का रियल मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है ऑफ एक्टिव मास, मतलब मोलरिटी ऑफ या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री मोलेकुल और आयंस, यानी फ्री। अब एक समस्या आती है कि फ्री मोलेकुल्स और आयंस क्या है ना। तो अब हम देखें फ्री मोलेकुल और आयंस क्या है। सपोज कीजिए, एकदम लेमैन टाइप समझिएगा। अब सपोज कीजिए कि एक डब्बा में हम कुछ सॉल्यूशन में, डब्बा में है कोई चीज है, हमने कोई चीज डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व किए तो हम ऐसे समझें काफी दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। यानी ये इतने डाइल्यूट है कि इनके बीच इतना दूरी है, इनके मोलेकुल्स के बीच में, कि कोई मोलेकुल एक दूसरे पे किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगा रहा है, काफी दूर दूर है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब के सब अपने आप में फ्री है। ये डाइल्यूट कब होगा, ये ऐसा बात डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब एक बहुत डाइल्यूट हो, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत डाइल्यूट हो, बहुत कम हो, तभी होगा। यदि कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब क्या होगा, मोलेकुल या आयंस एक दूसरे के काफी करीब होंगे और फ्री होने का नेचर उनका घट जाएगा। यहां 100% डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो 100% molecules are free, no force of attraction or repulsion exerting between them। अब सपोज कीजिए कि कोई ज्यादा कंसंट्रेशन का कोई चीज ले ले, मान लेते हैं कि इनके बीच कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो क्या होगा, एक दूसरे के करीब इतने आ गए हैं, यही मोलेकुल्स एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा रहे हैं।
और जिसके चलते ये फ्री नहीं कहला सकते। इनका मतलब मान के चलें कि भले ही हम 1 मोल ले लिए हैं, लेकिन यदि फ्री होने का बात करें तो मात्र 60% ही फ्री है। मान लेते हैं कि 60% ही फ्री है, भले ही हम 1 मोल लिए हैं। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम कर दें 1 मोलर, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम कर दें, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन भले ही 1 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये 10 मोलर है, या हम कहें हाँ 10 मोलर है। भाई बढ़िया बात है, 1 मोलर है, ये 10 मोलर है। 1 क्या 0.1 मोलर कर दे, 0.1 मोलर, और इसको कर दे 10 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के चलते क्या हुआ, अब इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर दिए हैं तो अब 60% नहीं करते हैं, अब हम करते हैं मान लीजिए कि 0.2%। समझ गए? मान लीजिए कि या 0.1% ही या 1% ही फ्री है, इसमें मात्र 1%, मतलब 100 मोलेकुल भले ही यहाँ पे ले ले, 100 या जितना भी मोलेकुल ले ले, उसका इतने करीब करीब है कि इनमें फ्री होने का नेचर जो है मात्र 1% रह गया है। सॉरी, यहाँ 100% मोलेकुल फ्री है और यहाँ पर 1% मोलेकुल ही फ्री है। आर फ्री। अब देखिए दोनों में अंतर कितना आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन लेना होता तो ठीक है, यहाँ पर 0.1 मोलर है, यहाँ पर 10 मोलर है। 0.1 मोलर लिए तो 100% मोलेकुल फ्री है, और यहाँ पे 10 मोलर ले लिए तो मात्र उसका 1% ही मोलेकुल फ्री हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि इसमें फ्री होने का नेचर के चलते यदि सच पूछिए कि टोटल फ्री मोलेकुल्स निकाला जाए सबका सब, तो क्या हो जाएगा, 10 का 1% कितना हो जाएगा, 10 का 1% कितना हो जाएगा, 10 का 1% देखिए तो 0.1 मोलर के बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहां पर शुरू में ही हम 1 मोलर ले लिए थे तब तो ठीक है, और जब 10 मोलर लिए तब भी लगभग उतना ही आ गया मोलर फ्री मोलेकुल्स। तो सच पूछिए तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेने से मोलेकुल्स फ्री महसूस नहीं कर पाते, मात्र 1%। यानी यदि फ्री मोलेकुल का काउंटिंग करें हम इसका एक्टिव मास, तो क्या हो जाएगा, 0.1 मोलर ही फ्री मोलेकुल होंगे। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेने का क्या फ़ायदा, हमको फ्री मोलेकुल से मतलब है। तो ज़्यादा बढ़िया न था कि थोड़ा ही मोलेकुल हम शुरू में लिए थे और ये 100% फ्री था। ज़्यादा मोलेकुल लेकर के भी हम क्या किए कि उसमें फ्री मोलेकुल्स का क्वांटिटी क्या है, मात्र 1%, और 1% से घुमा फिरा के फिर उतना ही आ गया, घुमा फिरा के तो उतना ही आ गया, तो क्या फायदा हुआ। तो एक्टिव, अब बात आता है कि सर एक्टिव मास के बारे में तो आप कहे थे कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास के बारे में हमने कहा था आपको कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन कब लेंगे हम, जब कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, तब हम लोग जनरली मोलर कॉन्सेंट्रेशन के मान के चलते हैं। और हम लोग के आईआईटी या मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पढ़ना है वो आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ना है, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसलिए जो एक्टिव मास जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो इसका फ्री का ही बात कर रहा है, यानी वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। देखिए ना, यहाँ हम किसी को मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, बहुत डाइल्यूट है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, और यहाँ पे 1% आ गया।
1% से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाकर के फ्री मोलिकुल्स मिला। तो यहाँ पर ये दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे कुछ हद तक। अब देखिए, आप देख लें, इसके बाद फिर हम कुछ कहना चाहेंगे। हो गया। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है। एक्चुअली वो जो हम 1% हमको फ्री मोलिकुल मिला, उसको कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। देखिए क्या होता है, यानी एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या हम कह सकते हैं कि एक्टिव मास इज इक्वल टू गामा ले लीजिए आप, एक कांस्टेंट है, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एक तरह से कहा जाए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब कहिएगा सर गामा क्या है? गामा वही है जो बताता है कि पूरे सॉल्यूशन में कितना % फ्री मोलिकुल्स है। समझ गए? यानी अब आप एक बात बताइए, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन था तो 100% मोलिकुल फ्री था। 100% मतलब 100/100 1, गामा का वैल्यू हो गया 1। तब यदि इफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन 100% molecule is free, then gamma is equal to 1। अब बताइए, जब गामा का वैल्यू 1 आ जाएगा तो एक्टिव मास इज इक्वल टू 1 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो जाएगा? इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? एक्टिव मास इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन कब हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन में। अब मान लें कि हमको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में कोई बता दे। देख लीजिए यहां तक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कब चेंज होता है, किस कंडीशन में एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन बदल जाते हैं। हो गया? चलिए अब हम देखते हैं। मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और 1% ही मोलिकुल फ्री है। ढेर सारा जुटने के चलते, ढेर सारा भीड़ भाड़ होने के चलते क्या हो गया? मात्र उसमें से 1% ही फ्री है। तब क्या होगा? एक्टिव मास इज, हम लोग जानते भी हैं कि गामा इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और सपोज कीजिए कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10 है, यानी मोलरिटी मान लेते हैं 10 है, और 10 ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के चलते क्या हो गया? गामा कितना है? 1%। गामा इक्वल टू 1%, यानी 1/100, यानी 0.01 गामा का वैल्यू आ गया। तो अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन गामा इक्वल टू आ गया 0.01 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10। तो क्या होगा? देखिए तो 0.1 मोलर ही एक्टिव मास इसका होगा। जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने के बराबर नहीं हो करके हमको यहाँ पर गामा के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बात है कि गामा क्या है? तो गामा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी फैक्टर या एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट कैसे निकाले आप देख लिए, 1% है ये। तो इससे पता चलता है, यहां पे अंतर आ जाता है जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। समझ गए? जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तब हमको अंतर पता चलता है, अदरवाइज डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, सारे मोलेकुल 100% मोलेकुल फ्री हैं, तब तो गामा का वैल्यू 1 लेते हैं, और 1 लेने के बाद जब गामा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एक्टिव मास विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। एंड फॉर IIT JEE और मेडिकल एग्जामिनेशन वी ऑलवेज कंसीडर, जो हम लोग के सिलेबस में है उसमें हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है और गामा का वैल्यू 1 है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा, ज्यादा अभी नहीं समझ में आया होगा, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो फिर से एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा अलग से। ठीक है? ये पढ़ना जरूरी था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फॉर JEE और नीट, फॉर JEE और एंड कर दे मेडिकल, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, वहां गामा का वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं, गामा इक्वल टू 1, 100 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हम लोग मान के चलते हैं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है, इसलिए गामा इक्वल टू 1। और जब गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव मास इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन थोड़ा अंतर तो है दोनों में। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हमको ये जो है गामा, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, उसका वैल्यू हमको जानना होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए उसका वैल्यू देगा, तब हमको एक्यूरेट, हमको ये पता चलेगा कि कितने मोलेकुल फ्री हैं। समझ गए? जैसे सपोज कीजिए कि आजकल जैसे कोविड का अभी चल रहा है माहौल, भाई हर किसी को बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। कहीं आप गए, किसी बारात में गए आप, और पता चला कि वहाँ 50 आदमी ही आए हुए हैं, दूर दूर चेयर लगा हुआ है, सारे आदमी फ्री हैं, कोविड फ्री रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा। कोविड फ्री मतलब टेंशन फ्री। अब सपोज कीजिए किसी दूसरे बारात में आप गए, वहाँ उतने ही जगह में, सपोज कीजिए 50 के आदमी के ही जगह जितना पहले जगह था, यहाँ 100% लोग फ्री थे, दूर दूर बैठे थे। और सपोज कीजिए कि कहीं दूसरी जगह आप गए, वहां पे आपने देखा कि लगभग उतने ही जगह में 500 आदमी बैठे हैं। अब आप बताइए कितने लोग फ्री हैं? लगभग नहीं के बराबर लोग फ्री हैं। यानी उसमें से 1-2% आदमी ही थोड़ा सा दूर किनारे बैठा होगा तो फ्री होगा। और पूछा जाए वहां उस बारात में, सेकंड वाले में, जहां 500 आदमी बैठे हैं उतने ही जगह में, कि यहां पर कितने लोगों के कोरोना फ्री रहने की संभावना है, तो लोग बोलेंगे 1%। तो भाई इससे ज्यादा बढ़िया ना था कि आप 85 आदमी बुलाए होते, कम से कम सब कोई फ्री तो होता।
फ्री पर्सन के बारे में यदि कंसीडर किया जाए तो भले ही मुंडी दिख रहा है 500, लेकिन एक्चुअली कोरोना फ्री आदमी उसमें से कोई एक ही होगा। समझ गए? मतलब 1% लोग ही कोरोना फ्री होंगे या इतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे होंगे कि कोरोना ना हो, कोविड ना हो। समझ रहे हैं बात को? तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लीजिएगा ना, तो वहाँ पर मोलिक्यूल्स के फ्री होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है, और घट जाती है तो फिर हमको यहाँ पे गामा का वैल्यू कंसीडर करना पड़ जाता है, और कंसीडर करना पड़ जाएगा तो फिर भाई हमको वैल्यू चाहिए, तब हमको पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन में एक्चुअल में फ्री मोलिक्यूल्स कितने हैं। समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, लॉ ऑफ मास एक्शन पे। यहां तक अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए लिखिए, चलिए देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये हम लोग को पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक ऐसा नियम है जो कि बताता है कोई रिएक्शन हो ना, यदि सपोज कीजिए कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, ये जो है ये सी में कन्वर्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये रिएक्टेंट्स है और इनका हाँ 2a कर लीजिए ना, 2a प्लस बी इक्वल टू सी, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उनके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा विथ रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ, बता रहे हैं चिंता ना कीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या भाई, the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of each reactant with raise to the power of their स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग नंबर। बैलेंसिंग नंबर समझ गए बात? अब इसका मतलब क्या हुआ? Rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of each reactant with raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन का यदि रेट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the active mass of
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट विथ रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो पहले, इसके पहले जो नंबर लगा है ना, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ तो नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं लगा है। इसका मतलब है कि आप मान के चलिएगा कि ये 1 है। क्या है? 1 है। जब कुछ न लिखा हो तो आप 1 मान के चलिएगा, इसलिए डॉटेड लाइन से हम इसको इंडिकेट कर दिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कोई पावर नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? पावर 1 है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसके पहले क्या है, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंसिंग नंबर। ये जो 2 है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मेट्रिक कोफिशिएंट और बैलेंसिंग नंबर इसी को बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास को ऐसे इंडिकेट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं, ऑफ ईच रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट, ऑफ ईच रिएक्टेंट विथ रेज टू द पावर इसके ऊपर लगा दीजिए, इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कितने के बराबर? ए पे लग जाएगा 2 और बी पे 1, या नहीं भी लगाएगा तो चलेगा। इसका मतलब ही हो गया अपन। अब एक बात बताए, यहां तक कर लिए? कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, ये जो रिएक्टेंट है किसके लिए है? किसके लिए रिएक्टेंट है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। हो गया? चलिए मिटाते। तो इसका मतलब हो गया, हम रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to a to the power 2 and b to the power, नहीं भी लगाएंगे तो इसका मतलब है 1। यानी हम इसको RF कह दें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, हम क्या कर दें, एक हम KF ले लेते हैं, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। a टू द पावर, आप ऐसे समझें, a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 1। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर है? अब एक बात कीजिए, देखिए ना, हम क्या लिखे थे, रिएक्शन टू यदि बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, यदि बैकवर्ड रिएक्शन का बात करें, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है, रिएक्टेंट ये है। तो RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB, और इसके लिए रिएक्टेंट ये है, यहां कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहां पर क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ के बात को? ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। और एक बात ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है
हमेशा बहुत सिंपल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। खैर वो बाद में बात करेंगे, वो सब चीज़ों को बताते रहेंगे। जहाँ आपको जिसकी ज़रूरत होगी वो चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, तो अभी आज इस क्लास के लिए इतना ही, देख लीजिए।